हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह। आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस पर, संवेगात्मक बुद्धि पर। साथियों, पिछले सेशंस में हमने डिस्कशन किया था बुद्धि के बारे में, बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में, बुद्धि की संकल्पना के बारे में, बुद्धि के मापन और परीक्षणों के बारे में। साथियों, बुद्धि से ही संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है संवेगात्मक बुद्धि, आज हम उसमें बात करेंगे। दोस्तों, प्रारंभ में बुद्धि की संकल्पना पर काम किया गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। आगे चल के जब बुद्धि की क्षमताओं को, योग्यताओं को और बुद्धि को व्यवहार में जब प्रदर्शित देखा गया, तो आगे चल के पता चला कि बुद्धि व्यक्ति के सुखी जीवन के लिए, उसके हैप्पीनेस के लिए या फिर सफलता के लिए बहुत थोड़ा रोल प्ले करती है। उससे ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण रोल होता है एक दूसरे प्रकार की बुद्धि का, जो संवेगों को समझती हैं, संवेगों पर नियंत्रण करती हैं, खुद के संवेगों को समझने के साथ साथ दूसरों के संवेगों को भी समझती हैं। अर्थात एक ऐसी बुद्धि जिसका कनेक्शन संवेगों के साथ में है, इमोशन के साथ में है, और उसको नाम दिया गया इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि। साथियों, 1990 में संवेगात्मक बुद्धि शब्द सबसे पहले अमेरिका के दो मनोवैज्ञानिकों ने प्रयुक्त किया। आगे चलकर 1995 में इस शब्द को और व्याख्याएं मिली और यह शब्द पूरी तरह से लोगों की परिचय के साथ इसमें डेवलपमेंट आया। साथियों, इमोशनल डेवलपमेंट की हमने पीछे बात की थी, संवेगात्मक विकास को हमने पीछे समझा था। वहां पर क्या जाना था कि व्यक्ति में जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती हैं। उन जन्मजात मूल प्रवृत्तियों से व्यक्ति में संवेग बनते हैं, इमोशंस बनते हैं, और ये इमोशंस व्यक्ति में हलचल या उत्तेजना बनाते हैं और व्यवहार में बाहर प्रदर्शित होते हैं। ये इमोशंस बाहरी परिस्थितियों से कनेक्टेड होते हैं, उनके द्वारा, उनके कारण ये व्यक्ति के व्यवहार में प्रदर्शित होते हैं, जो भावनाओं के साथ भी बहुत गहरा रिलेशन रखते हैं। साथियों, भावनाएं, संवेग, इमोशन, ये सब व्यक्ति के व्यवहार को बनाते हैं, और व्यक्ति का व्यवहार ही उसके हैप्पीनेस को, उसकी प्रसन्नता को, खुशी को और उसकी सफलता को तय करता है। तो फिर ये जो संवेग हैं, इन संवेगों की हम और बात करें तो ये संवेग दो प्रकार के हमने समझे थे। कुछ सकारात्मक संवेग थे और कुछ नकारात्मक संवेग थे, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। साथियों, पॉजिटिव इमोशन जो होते हैं वो हैप्पीनेस देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, सुखकारी होते हैं, और जो नेगेटिव इमोशन होते हैं वो दुखकारी होते हैं। उनके कारण कष्ट, पीड़ाएं और पलायन जैसी स्थितियां बनती हैं। तो एक व्यक्ति जो दोनों प्रकार के संवेगों को समझता हो कि मुझ में कौन से सकारात्मक संवेग हैं, कौन से नकारात्मक संवेग हैं, सकारात्मक संवेगों को पोषण देके मुझे आगे बढ़ाना चाहिए और नकारात्मक संवेगों का दमन करके या फिर उनका प्रक्षेपण करके या फिर संशोधन करके उनको व्यवहार में नहीं आने देना है, या आ भी गए हैं तो उनका इस तरीके से समावेशन कर देना है कि वो व्यवहार को प्रभावित ना करे। तो संवेगों को लेकर ये जो समझ है, संवेगों को लेकर ये जो समझ है, इस प्रकार की बुद्धि जो संवेगों की समझ को बनाती हैं, संवेगों की अंडरस्टैंडिंग को बनाती हैं, खुद के संवेगों को समझने की क्षमता बनाती हैं, संवेगों में अंतर करना समझाती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक संवेगों को समझने में व्यक्ति की मदद करती हैं। तो स्वयं के संवेगों को, स्वयं के विचारों को, स्वयं की भावनाओं को समझने से संबंधित बुद्धि को मनोवैज्ञानिकों ने कहा है संवेगात्मक बुद्धि। केवल स्वयं के संवेगों को समझने तक ही सीमित नहीं है साथियों संवेगात्मक बुद्धि, ये दूसरे व्यक्तियों के संवेगों को समझने के साथ भी जुड़ी हुई है। दूसरे के संवेगों के साथ क्यों? क्योंकि हम जब दूसरे व्यक्ति के संवेगों को, विचारों को, भावनाओं को समझेंगे, तब हम यह एहसास कर पाएंगे कि हमें किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करना है ताकि सामने वाले को अच्छा महसूस हो, बुरा महसूस नहीं हो। और जब ऐसा करेंगे तो ही कहीं ना कहीं व्यवहार हमारा सफल होगा या फिर हमारा व्यवहार लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। EQ और IQ दो टर्म यहां इस्तेमाल होते हैं साथियों बुद्धि के साथ। IQ होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, पीछे हमने समझा था, और EQ होता है इमोशनल क्वोशिएंट। तो इमोशनल क्वोशिएंट और IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है, दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति की सफलता के लिए कौन जिम्मेदार है? शुरुआत में IQ को ही सब कुछ माना जाता था, लेकिन जब EQ का कॉन्सेप्ट आया तो आगे चल के IQ को बहुत कम परसेंट
या बहुत कम महत्व मिलने लगा और EQ को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा परसेंट मिलने लगा साथियों। तो ये एक प्रकार के इमोशंस को समझने की, संवेगों को समझने की क्षमता है, चाहे संवेग स्वयं के हों, चाहे संवेग दूसरों के हों। दोस्तों, इस प्रकार की बुद्धि को कहा जाता है संवेगात्मक बुद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम IQ को समझते हैं तो EQ को समझना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि की बात करें तो रिसेंटली मैंने आपसे कहा कि 1990 में सबसे पहले, साथियों हम बात कर रहे हैं संवेगात्मक बुद्धि की, तो संवेगात्मक बुद्धि में अब प्रारंभ की बात करें तो 1990 में अमेरिका के दो मनोवैज्ञानिक हुए हैं। एक का नाम है डॉक्टर जॉन मेयर और दूसरे का नाम है डॉक्टर पीटर सेलोवे। दोनों ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था संवेगात्मक विकास एवं संवेगात्मक बुद्धि। इस पुस्तक में सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल इन व्यक्तियों के द्वारा किया गया साथियों। आगे चल के ये जो संवेगात्मक बुद्धि का कॉन्सेप्ट था, संवेगात्मक बुद्धि की जो संप्रत्यय था, उसको वास्तविक मायने किस बुक के माध्यम से मिले? अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डेनियल गोलमैन। इन्होंने 1905 में एक किताब लिखी साथियों, और किताब का नाम था संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। इस टाइटल की बुक के द्वारा इमोशनल क्वेशिएंट, संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो कंसेप्ट था ये दुनिया के सामने पहुंचा और इसको व्यापक स्थान मिला पूरी दुनिया के सामने। दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य क्या है, एक बार देखते हैं। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति की उस समग्र क्षमता से है जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने तथा दूसरों के संवेगों को जानने, समझने तथा उनका सर्वोत्तम प्रबंधन करने में उसकी सहायता करती है। देखो, संवेग में दोनों संवेग हैं, व्यक्ति के खुद के और दूसरे अन्य व्यक्तियों के भी, क्योंकि व्यवहार जो है दोनों से मिलकर बनता है। अब इन दोनों के संवेगों को लेकर क्या, इनको जानना, समझना, प्रबंधन करना और क्या क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। इन संवेगों को जानने, समझने तथा उनका सर्वोत्तम प्रबंधन करने में सहायता करती हैं। देखिए, प्रबंधन का मतलब क्या? प्रबंधन का मतलब हो गया जो हमारे नकारात्मक संवेग हैं उन्हें प्रेषित नहीं होने दें और सकारात्मक संवेगों को प्रेषित होने दें, यह है प्रबंधन। अगर मान लीजिए कहीं किसी स्थिति पर, किसी माहौल में किसी व्यक्ति के प्रति हमें बहुत तेज क्रोध आ रहा है, अब वो स्थान जहां हमें क्रोध आ रहा है वो अपने क्रोध को अभिव्यक्त करने का उचित स्थान नहीं है, तो हम वहां पर क्या करते हैं कि नहीं, क्रोध अभी हमें नहीं प्रदर्शित करना है। अभी भले ही हमें बुरा लग रहा है, क्रोध आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल करें और इस समय को निकलने दें। फिर बाद में कहीं जब आवश्यकता हो तब क्रोध को उजागर होने दें, उस व्यक्ति से बाद में मिल लेंगे, बात कर लेंगे क्या है, लेकिन अभी परिस्थितियां उचित नहीं है। इस तरह का व्यवहार कोई व्यक्ति बना पाता है, उसको कहा जाता है प्रबंधन। किसका? संवेगों का प्रबंधन। किसी परिस्थिति में बहुत दुख हो रहा है, रोने को मन कर रहा है, चीखने को मन कर रहा है, लेकिन वहां नहीं, जहां आवश्यकता हो, वहां जहां उचित समय हो, स्थितियां हो, वहां इसको प्रदर्शित होने दिया जाए। लेकिन जहां प्रदर्शित करने का उचित समय नहीं है, उचित परिस्थितियां नहीं है, वहां इसको प्रदर्शित नहीं होने दिया जाए, यह कहलाता है साथियों प्रबंधन। किसका? संवेगों का। किसके संवेगों का? खुद के संवेगों का। प्लस ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए कहीं बहुत खुशी का माहौल है, हैप्पीनेस है, कहीं पर कोई शुभ कार्य हो रहा है और वहां हमें कोई कष्ट होता है, हम जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे, दुख प्रकट करने लगे, तो ये इन संवेगों के लिए गलत स्थान हो गया, क्योंकि इससे सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने वाला जो माहौल है, सामने वाला जो परिवेश है, वो प्रभावित होगा और उन्हें इससे बुरा लगेगा, असहज लगेगा, उनका जो हैप्पीनेस का माहौल है वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हम हमारे संवेगों के साथ अन्य व्यक्तियों के संवेगों को भी समझ रहे हैं, तो हम प्रबंधन कर पा रहे हैं साथियों। आगे चलें। देखो, एक बुक है संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि। इसमें जॉन मेयर और पीटर क्या कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि के बारे में? संवेगात्मक बुद्धि को एक ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे 4 विभिन्न रूपों में संवेगों को उच्च दिशा देने में मदद मिल सके। जैसे संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण करना, उसकी अपनी विचार प्रक्रिया में समन्वय करना, उसे समझना तथा उसका प्रबंधन करना। कितने प्रकार के, किन किन चीजों को शामिल किया है साथियों संवेगात्मक बुद्धि में? देखिए, पहला क्या है? संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण करना, पहली चीज। दूसरा क्या? उसकी अपनी विचार प्रक्रिया में समन्वय करना।
तीसरा क्या है, उसे समझना, और चौथा क्या है, उसका प्रबंधन करना। किसका? संवेगों का। एक बार फिर से देखिए, संवेगात्मक बुद्धि को एक ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे 4 विभिन्न रूपों में संवेगों को उच्च दिशा देने में मदद मिल सके। उच्च दिशा का मतलब हो गया जो हमारे व्यवहार को उन्नत बनाए, इस तरीके से संवेगों को उच्च दिशा देना। ठीक है सर। अब किस तरीके से? जैसे संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण करना। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ हो गया हम हमारे अंदर बनने वाले संवेगों को समझ सकें, महसूस कर सकें कि अमुक संवेग मुझे नकारात्मकता की ओर लेकर जाएगा, अमुक संवेग मुझे सकारात्मकता की ओर लेकर जाएगा। मेरे अंदर यह संवेग बनने से बाहर जो व्यवहार है वो गलत दिशा में जाएगा या फिर सही दिशा में जाएगा। यह हो गया स्वयं के संवेगों का प्रत्यक्षीकरण। दूसरों के संवेगों का प्रत्यक्षीकरण कैसे हो गया? सामने वाले व्यक्ति को देखकर, उससे बात करके और उसके साथ चर्चा करके हम यह महसूस कर पाएं कि अमुक व्यक्ति में किस तरह के संवेग बन रहे हैं। अगर अमुक व्यक्ति में दुख के संवेग बन रहे हैं और हम भी इसी तरह के संवेग प्रकट करते हैं तो उसका हमारे साथ समन्वय होने लगेगा, वो सहज महसूस करेगा। सामने वाले व्यक्ति में दुख के संवेग बन रहे हैं और हम वहां पर क्रोध के संवेग बनाना शुरू कर दें, हम बाहर से क्रोध प्रदर्शित करना शुरू कर दें, तो वो पहले से ही दुखी है, वो और ज्यादा दुखी हो जाएगा। तो क्या होगा वहां पर? ये संवेगों का प्रत्यक्षीकरण हुआ लेकिन ठीक तरीके से नहीं हो पाया। तो हम अपने संवेगों को समझें प्लस सामने वाले संवेगों को समझें, उनका प्रत्यक्षीकरण करें, अर्थात उनको देखकर, समझकर, महसूस करके उनका अर्थ निकाल ले, उनकी व्याख्या कर ले। यह कहलाता है संवेगों का प्रत्यक्षीकरण। उसको अपनी विचार प्रक्रिया में समन्वय करना। विचार प्रक्रिया में समन्वय का मतलब हो गया संवेग जो है, क्योंकि संवेग विचारों को प्रभावित करते हैं। क्रोध का संवेग है तो विचार भी क्रोधतापूर्ण होंगे, आक्रामक होंगे, हिंसात्मक होंगे। दया का संवेग बन रहा है तो विचार भी दया संबंधी होंगे। हंसी मजाक या आमोद का संवेग बन रहा है, लाफ्टर का संवेग बन रहा है, अम्यूजमेंट चल रहा है मस्तिष्क में, तो विचार भी वैसे ही होंगे। तो संवेगों को समझकर उसको अपनी विचार प्रक्रिया में शामिल करना, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण के उसको विचार प्रक्रिया में शामिल करना। तीसरी चीज, उसे समझना। किसको समझना? संवेग को, विचार प्रक्रिया को, संपूर्ण प्रक्रिया को, तथा इसका प्रबंधन करना। प्रबंधन करना फिर से वही बात जो मैंने रिसेंटली कही कि अगर सकारात्मक संवेग हैं तो उनको प्रवाहित होने दें, नकारात्मक संवेग हैं तो उनको कंट्रोल करें, प्रवाहित नहीं होने दें। यह कहलाता है प्रबंधन। सामने वाले व्यक्ति के संवेग किस तरीके के हैं, उन संवेगों को भी समझना, प्रत्यक्षीकरण करना और उनका भी प्रबंधन करना, यह कहलाता है प्रबंधन। दोनों संदर्भों में सामने वाले व्यक्ति के संवेगों का कैसे प्रबंधन होगा? सामने वाले व्यक्ति के संवेग, मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति बहुत क्रोध में है, बहुत गुस्से में है, बहुत इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि अभी तुरंत आते लड़ाई करने वाला है, झगड़ा करने वाला है। आपने देखा, उसको समझ लिया कि इसको बहुत तेज क्रोध आ रहा है और ये इसके व्यवहार में आने ही वाला है और अगले कुछ पल में ये बहुत हिंसात्मक गतिविधि करने वाला है। उसी समय अगर आपने उसके साथ भी क्रोध वाला ही व्यवहार कर दिया तो वो तो पहले ही बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, आपने फिर से क्रोध उसको दिला दिया तो अब ब्लास्ट होने से कोई रोक नहीं सकता, हिंसात्मक गतिविधि होना तय है। तो ये हो गया उसको समझना। अब एक चीज तो ये हो गई कि सामने वाले के क्रोध को देखकर आप भी क्रोध शुरू कर दें। दूसरी चीज क्या हो गई कि सामने वाला क्रोध में है, लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा करने ही वाला है, लेकिन तभी आपने उसके संवेगों को समझ लिया और तुरंत बुद्धि के साथ आपने निर्णय किया। क्या निर्णय किया? कि मुझे क्रोध नहीं दिखाना है, और आप तुरंत उससे हंस के बात करना शुरू करते हैं, उसके साथ सिंपैथी वाला व्यवहार करते हैं, सहानुभूति वाला व्यवहार करते हैं, उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, आवश्यकता है तो आप क्षमा भी मांग लेते हैं उससे। ऐसा करने से क्या होगा? उसका जो क्रोध है वो बढ़ने की बजाय सामान्य होगा और धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर आपने ऐसा कर लिया, सामने वाले की क्रोध के संवेग को सामान्य बना दिया, इसका मतलब हो गया सामने वाले व्यक्ति के संवेगों का प्रबंधन करना। बहुत सिंपल सी बात। ठीक, संवेगों के प्रबंधन का बहुत सीधा सा आशय है कि नकारात्मक संवेगों को रोका जाए, डाइवर्ट किया जाए, समन किया जाए और सकारात्मक संवेगों को प्रोत्साहित किया जाए, चाहे खुद के हों चाहे सामने वाले व्यक्ति के हों। और बात करें आगे तो संवेगात्मक बुद्धि जो है साथियों, ये 5 तत्वों पर आधारित है। इन्हें प्रायोगिक कौशलों को सीखने की क्षमता को निश्चित करती हैं। और ये 5 तत्व कौन कौन से हैं?
इनमें साथियों पहला तत्व है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता, सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल इसको कहा जाता है। तीसरा है संबंधों को निभाने की क्षमता, सोशल स्किल इसको कहा जाता है। तदानुभूति या फिर सहानुभूति, इम्पैथी इसको कहा जाता है। प्रेरणा, ये मोटिवेशन कहलाता है। तो साथियों संवेगात्मक बुद्धि जो है इसके 5 तत्व होते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि जो है वो किन किन चीजों पर आधारित हैं या किन किन चीजों के साथ हम अनुक्रियाएं करें जिससे संवेगात्मक बुद्धि जो है वो बने और उसका व्यवहार में प्रदर्शन हो या व्यवहार उसके द्वारा कंट्रोल हो। तो सबसे पहला क्या है साथियों इसमें आत्म जागरूकता, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस। देखो आत्म जागरूकता का मतलब क्या हो गया, हम अगर अंदर से जागरूक हैं, जागरूक का मतलब नकारात्मक और सकारात्मक संवेगों को समझ रहे हैं, हमें पता है कि ये जो संवेग है ये किस तरीके का है, इसका प्रभाव क्या होगा और हमारे अंदर कौन सा संवेग बन रहा है, किस तरीके से ये विचारों को प्रभावित कर रहा है। अगर ये सब हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं तो साथियों इसको कहा जाएगा आत्म जागरूकता। दूसरा है आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। हम कंट्रोल कर लें किसको, हमारे अंदर बन रहे संवेगों को। अगर नकारात्मक हैं तो कंट्रोल किया जाए, सकारात्मक हैं तो प्रदर्शित होने दिया जाए। सकारात्मक भी हैं लेकिन देखिए परिस्थिति उस लायक है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं किसी व्यक्ति के यहाँ कोई डेथ हो गई और हम उसकी तीय की बैठक में गए हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, सामने मूर्ति, वो उसकी तस्वीर रखी हुई है, अगरबत्ती जल रही है, फूल चढ़ा रहे हैं लोग और दुख प्रकट कर रहे हैं। उसके जो परिजन है वो गम में बैठे हुए हैं, जो भी आ रहा है वहाँ दुख की बात कर रहा है, संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। अब उस समय हमारा वहाँ पर क्या व्यवहार होना चाहिए कि हम भी अन्य सभी व्यक्तियों की तरह से वहाँ सहानुभूतिपूर्ण संवेदनाओं वाला व्यवहार करें, दुख महसूस करें, दुख झलकाएं हमारे व्यवहार से, तब जाके वहाँ हमारा जो व्यवहार है वो स्वीकार्य होगा। लेकिन हम कहें कि नहीं साहब दुख करना तो नेगेटिव संवेग हैं, ये तो नकारात्मक हैं, हंसी खुशी बोलना चाहिए, मजाक करनी चाहिए, उल्लास मनाना चाहिए। आप उस स्थिति में जाकर मजाक करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, तो साथियों यह भले ही सकारात्मक संवेग हैं लेकिन यह उसको प्रदर्शित करने का उचित स्थान नहीं है। तो फिर उचित स्थान नहीं है तो हमें वहां प्रदर्शित नहीं करना है, भले ही हमें अंदर से कैसा भी लग रहा हो। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो यह कहलाता आत्मनियंत्रण। कई बार ऐसे संवेग होते हैं जिनकी मात्रा बढ़ते 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 व्यक्ति एकांत की प्रक्रिया में चला जाता है और वह प्रक्रिया इतनी घातक हो जाती है कि व्यक्ति आगे चल के आत्महत्या या कोई भी हिंसात्मक कार्य की तरफ अग्रसित हो जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति में कंट्रोल है, वो तुरंत समझ जाएगा कि अब ये मेरी जो विचार प्रक्रिया है, मेरे जो संवेग हैं जो नेगेटिव मोड पर जा रहे हैं, इनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, अन्यथा मैं जो है आगे चल के बहुत मानसिक परेशानियों में चला जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, आत्मनियंत्रण। और बात करें संवेगों को, संबंधों को निभाने की क्षमता। देखो संबंधों को निभाने का मतलब सामाजिक परिवेश, जहां हम समाज में हैं साथियों, वहां हमें हमारे संवेगों को समझने के साथ साथ सामने वाले के संवेगों को भी समझना होगा, तब जाके कहीं सामाजिक संबंध बन पाएंगे और हमारा व्यवहार जो है वो स्वीकार्य होगा। मैंने रिसेंटली एग्जांपल दिया, हम किसी की तीय की बैठक में गए हैं और वहां अगर कॉमेडी करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, तो सामाजिक संबंध बनेंगे, निभेंगे या बिगड़ जाएंगे। वो व्यक्ति दोबारा आपसे बात भी नहीं करने वाले हैं कि कैसा व्यक्ति है, हम तो दुख में हैं और ये आनंद मना रहा है। तो साथियों ये सामाजिक संबंधों को समझने की आवश्यकता होती है कि कहां पर किस तरह के संवेग का प्रदर्शित होना चाहिए और हमें सामने वाले व्यक्तियों को संवेगों को समझकर उनके हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं सामाजिक संबंध निभ पाएंगे और उनकी क्षमता व्यक्ति में बन पाएगी। और ये कब होगा, जब किसी व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि होगी। अगला है दोस्तों सहानुभूति, तदनुभूति भी इसको कहा जाता है, और एम्पैथी होता है इंग्लिश में। देखो एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति का मतलब, एम्पैथी का मतलब होता है हम किसी व्यक्ति के दुख को समझकर, उसकी पीड़ा को, परेशानी को समझकर हम भी उसके सामने वैसा ही भाव प्रकट करें जिससे उसकी पीड़ा, उसका दुख, उसकी परेशानी को वो कम हल्का महसूस करें और उसको थोड़ी राहत पहुंचे। इस तरह के व्यवहार को कहा जाता है सिंपैथी।
किसी व्यक्ति की परेशानियों के प्रति हम सहानुभूति प्रकट करें, हम उसको उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, तो वो सिंपैथी कहलाता है। अगला है प्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या हो गया? मोटिवेशन सकारात्मक संवेगों के लिए, मोटिवेशन उचित परिस्थितियों में उचित संवेगों के प्रदर्शन के लिए, मोटिवेशन सामने वाले व्यक्ति के संवेगों को समझने के लिए, मोटिवेशन उचित व्यवहारों का, उचित संवेगों का प्रदर्शन करने के लिए। तो हर जगह किसी भी वे में आप लेके देखिए, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जो उस तरह के व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करता है, दैट इज मोटिवेशन। तो साथियों, कहीं ना कहीं संवेगात्मक बुद्धि जो है उसमें ये 5 तत्व निहित होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की बुद्धि में अगर ये 5 तत्व हैं तो यह उसकी संवेगात्मक बुद्धि होगी, और संवेगात्मक बुद्धि के लिए इन 5 तत्वों का होना आवश्यक है। किसी व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि है तो वह आत्म जागरूक है, आत्मनियंत्रित है, संबंधों को समझता है और निभाता है, उसमें सहानुभूति, एम्पैथी भी है, उसमें मोटिवेशन भी है। और संवेगात्मक बुद्धि किसी में नहीं है तो ये चीजें उसमें नहीं होगी। संवेगात्मक बुद्धि के लिए इन 5 तत्वों का होना जरूरी है साथियों। आइए इसी को एक डायग्राम से फिर से समझते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसके लिए क्या क्या चाहिए? नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 2 सेल्फ मोटिवेशन या फिर रेगुलेशन, नंबर 3 सोशल स्किल, नंबर 4 एम्पैथी, और नंबर 5 है साथियों मोटिवेशन। तो ये तत्व हो गए इमोशनल इंटेलिजेंस के। आगे चलें, संवेगात्मक बुद्धि जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उपयोगिता क्या है? आपने कॉन्सेप्ट को समझा, संवेगों को जानना, समझना, पहचानना, नियंत्रण करना, ये सब जिस बुद्धि के द्वारा संचालित होता है उसको कहा जाता है संवेगात्मक बुद्धि। संवेग में दोनों के हैं, स्वयं के भी और सामने वाले व्यक्ति के भी, क्योंकि व्यवहार जो है वो दोनों से मिलकर बनता है, रिश्ते जो हैं वो दोनों से मिलकर बनते हैं, समाज की संकल्पना जो है वो दोनों से मिलकर बनती हैं, हम प्लस हमारे अलावा सारे के सारे लोग। तो इसमें दोनों के संवेगों की बात होती है। तो जिस व्यक्ति में यह क्षमता है वह उस व्यक्ति की संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। अब संवेगात्मक बुद्धि की इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है, महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, क्यों हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, क्यों इस कॉन्सेप्ट को समझकर हम अपनी संवेगात्मक बुद्धि को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, पहला बिंदु है कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा इसकी भविष्यवाणी संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा की जा सकती है। रिसेंटली मैंने कहा कि सफलता, असफलता, हैप्पीनेस, प्लेजर, खुशी, ये सब बहुत ज्यादा संबंध रखते हैं संवेगात्मक बुद्धि के साथ। एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है लेकिन उसके संवेग सकारात्मक नहीं है, बहुत ज्ञान है लेकिन संवेग सकारात्मक नहीं है। एक व्यक्ति बहुत बड़े पद पर है, समाज में बहुत उच्च स्थान है, लेकिन उसके संवेग जो है वो स्थिर नहीं है, सकारात्मक नहीं है, खुद के संवेगों को ही नहीं जान पाता है, दूसरों के संवेगों को नहीं पहचान पाता है, तो वो सफल नहीं है। वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ऊपर लेवल पर तो है लेकिन सफल उसको हम नहीं कहेंगे साथियों। सफल का आशय यहां पर है सफल हो व्यवहार से, सफल हो अपने मस्तिष्क और हैप्पीनेस से, सफल हो लोगों की नजर में, सफल हो लोगों के साथ की जाने वाली व्यवहार की परिस्थितियों में। यह है सफलता का यहां पर मायना। तो कोई व्यक्ति के पास अगर बहुत अच्छी संवेगात्मक बुद्धि है तो हम क्या मानेंगे कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से भविष्य में सफल व्यक्ति बनेगा। जिस भी क्षेत्र में जाएगा वहां यह बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। किसी व्यक्ति में बुद्धि लब्धि तो बहुत जबरदस्त है, 140 आ रही है, लेकिन EQ जो है, इमोशनल क्वेशिएंट, बहुत कम है, संवेगात्मक बुद्धि कम है। हम क्या कहेंगे, भले इसमें IQ है लेकिन यह व्यक्ति सफल नहीं हो पाएगा। लोगों का व्यवहार इसके साथ बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, लोगों को समझ नहीं पाएगा, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो यह सफल नहीं हो पाएगा। तो किसी व्यक्ति की सफलता और असफलता का निर्णय, उसके बारे में भविष्यवाणी हम उसकी संवेगात्मक बुद्धि के आधार पर कर सकते हैं। यह उपयोगिता है EQ की। दूसरी क्या है, जीवन को सुखमय व शांतिप्रद बनाने में सहायक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोनों। सफलता के मायने क्या है, हैप्पीनेस हो, सुख हो, शांति हो, मस्तिष्क में पीस हो, ये सब होगा तो ही जीवन सफल है, अन्यथा सफलता नहीं है। विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलता का कारण, विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलता का कारण भी किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, EQ पे ही डिपेंड करता है। जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में वांछित सफलता प्राप्ति में सहायक होता है क्या, EQ। अगर EQ है
जिस क्षेत्र में व्यक्ति जाएगा उस क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर जाएगा, उसको वहां पर सफलता मिलना निश्चित है। कामकाज की दुनिया में निपुणता व दक्षता प्राप्त करना। कामकाज की दुनिया, दुनिया जहां शब्द आता है साथियों वहां पर पूरा समाज है, पूरा समुदाय है, या फिर वो सब शामिल हैं जिनके साथ हमारा व्यवहार और इंटरेक्शंस हो रहा है। तो कामकाज जो भी प्रोफेशन हमारा है, अगर EQ बहुत अच्छा है तो हम वहां पसंद किए जाएंगे, हम सबके लाडले रहेंगे, चहेते रहेंगे और सफलतापूर्वक हमारे कार्य पूरे हो पाएंगे। अपने तथा दूसरों के संवेगों के प्रति सही जानकारी व सजगता बहुत इंपॉर्टेंट है। सजगता का मतलब होता है हम जागरूक हैं, सजग हैं कि मुझे कहां किन संवेगों को प्रदर्शित करना है, ऐसे ही सामने वाले संवेगों को हम समझ रहे हैं। तो ये सब कब हो पाएगा? जब व्यक्ति में EQ है, इमोशनल कोशिएंट है, इमोशनल बुद्धि है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवेगात्मक बुद्धि का अनुप्रयोग, इंप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य हम आगे पढ़ेंगे, जब समायोजन पढ़ेंगे। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है मन मस्तिष्क या जो हमारा मेंटल प्रोसेस हैं वो सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, खुशी है, प्रसन्न है, किसी प्रकार की मानसिक परेशानियां, तनाव, दबाव, द्वंद्व, कुंठा ये सब मस्तिष्क में नहीं है, मानसिक विकार मस्तिष्क में नहीं है, तो वह अवस्था कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य, जहां हम मानसिक सकारात्मकता की बात करते हैं और मानसिक संतुलन की बात करते हैं, समायोजन की बात करते हैं साथियों। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि, क्योंकि मानसिक रूप से व्यक्ति कब स्वस्थ होगा? जब संवेगों के बारे में समझेगा और संवेगों पर नियंत्रण कर पाएगा, तब जाकर ही वह चिंता, तनाव, द्वंद्व, कुंठा इन सब से बच पाएगा, और इन सब से बचेगा तभी मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। वरना ये तो हमारे व्यवहार में आए दिन हर पल कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश बनते ही रहते हैं। आप देखेंगे आगे जब हम समायोजन पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा आपको कि तनाव क्या है, दबाव क्या है, कुंठा क्या है, दुश्चिंता क्या है, द्वंद्व क्या है, ये सब मानसिक परेशानियां क्या क्या होती हैं। तो ये आए मतलब हमेशा बनती रहती है, हमारे स्वभाव का हिस्सा है, हम चाहें या ना चाहें फिर भी ऑटोमेटिकली ये सब बनते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान है, संवेगात्मक बुद्धि उसकी मजबूत है, प्रबल है, बहुत अच्छी है, तो वो इन मानसिक परेशानियों को समझ जाएगा, भांप जाएगा, उसको पता लग जाएगा और इनको बनने ही नहीं देगा। बन भी गई हैं तो इनका नियंत्रण कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। अगर ऐसा कर पाया तो उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य का संबंध है साथियों संवेगात्मक बुद्धि के साथ। देखिए, दूसरों के बारे में जो गलत भावनाएं उमड़े उन पर रोक लगाना बहुत सामान्य बात है, हमारे व्यवहार का बहुत सामान्य सा हिस्सा है कि हम किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर एक बार नकारात्मक विचार शुरू हो जाते हैं, नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है, तो हमारे विचार उसी दिशा में चलने लगते हैं। हम उसके प्रति बुरा ही बुरा सोचने लगते हैं, सोचते रहते हैं बुरा बुरा, पता नहीं क्या चलता रहता है। अगर ये सब चलता रहा लगातार तो इसका परिणाम क्या होगा? मानसिक रूप से हम अस्वस्थ हो जाएंगे, परेशानियां पैदा हो जाएंगी। तो ये सब कब होगा? हमें पता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो इसका परिणाम गलत होगा, इसलिए हमें तुरंत कंट्रोल करना है, अपने आप को डाइवर्ट करना है, अन्य किसी गतिविधि में लगा लेना है ताकि उसके बारे में जो बुरे विचार आ रहे हैं वो कंट्रोल हो जाएं, आगे नहीं बढ़ें। तो ये इसका पहला फायदा हो गया, पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरा, दूसरों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना व समझना ताकि उसकी भावनाओं व संवेगों को समझ सकें। हम सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को, संवेगों को, विचारों को कब समझ पाएंगे? जब हम शांति के साथ उसको सुनेंगे और समझेंगे। दोस्तों, एक अच्छे स्पीकर के लिए अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति सफल वक्ता तब बन सकता है जब सफल श्रोता हो। तो सामने वाले व्यक्ति को पहले समझा जाए, फिर ही अपने विचारों को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, तब तो आपके विचार उसको स्वीकार्य होंगे और रिलेशन आगे बढ़ेगा, बात आगे बढ़ेगी। अगर उसको सुने बिना, समझे बिना ही अपने विचार उस पर थोप दिए तो फिर बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो दूसरों के विचारों को, दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के दृष्टिकोणों को, नजरियों को ध्यान से सुना जाए, समझा जाए, उसके बाद उनके ऊपर वापस व्यवहार प्रदर्शित किया जाए या फिर अपना नजरिया, अपने विचार, अपनी बातें उसके अनुसार उनको बदला जाए। तो ये भी कब होगा? जब संवेगात्मक बुद्धि होगी, तब जाके कोई व्यक्ति ये कर पाएगा, वरना ये संभव नहीं है।
मस्तिष्क और हृदय दोनों का तालमेल ही उचित व्यवहार में सहयोगी सिद्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। हम कई बार कहते हैं कि दिल और दिमाग दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। हम दिल की माने या फिर दिमाग की माने। अगर दिल की मानते हैं तो दिमाग नाराज होता है, और दिमाग की मानते हैं तो दिल नाराज हो जाता है। बड़ा मुश्किल है, किसको समझाएं, किसकी माने, किसको स्वीकार करें और किसको नाराज करें। दोस्तों, कई सारे लोग हैं जो इन दोनों कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। जहां दिल की सुननी चाहिए वहां दिमाग की सुन ली तो भी मामला गड़बड़ है, और जहां दिमाग की सुननी है वहां दिल की सुन ली तो भी मामला गड़बड़ है। जहां दिल की सुननी है वहां दिमाग की सुन ली तो भी मामला गड़बड़ है। अर्थात हमें बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, संतुलन बनाने की आवश्यकता है। किस किस के बीच? हमारे दिमाग के बीच और दिल के बीच। जो दिल होता है वो केवल भावनाओं से, इमोशन से ही चलता है। वो तर्क वितर्क नहीं समझता, वो सही गलत नहीं समझता। लेकिन जो हमारा दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसमें तर्क वितर्क होते हैं, बुद्धि होती है, सही गलत के निर्णय की क्षमता होती है। तो जब भी हमारा दिल करे कि हमें ये काम कर लेना चाहिए, ये बात कह देनी चाहिए, तो हम तुरंत दिमाग से उसको तोलें, दिमाग से उसको चेक करें कि मेरे द्वारा यह बात कहना उचित है या अनुचित है, ऐसा व्यवहार करना उचित है या अनुचित है। दिल तो कर रहा है, मन तो कर रहा, कर लूं, लेकिन इसको एक बार चेक करने का मौका दो। जब ये चेक कर ले, बोले हाँ ठीक है कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं, परिणाम सकारात्मक होगा। ये बोले नहीं कंट्रोल कर, अभी नहीं, मौका आने दे तब करना, तो फिर परिणाम वहां भी सकारात्मक होगा। अर्थात हम लोगों को बैलेंस बनाना चाहिए हमारे दिल और दिमाग दोनों ही कंपोनेंट्स पर। ऐसा कब होगा साथियों? जब संवेगात्मक बुद्धि होगी तब व्यक्ति ऐसा कर पाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कर पाएगा। हम कई लोगों को देखते हैं जो बहुत अच्छे बुद्धिमान होते हैं, सफल होते हैं, बड़े पदों पे होते हैं या उनका समाज में बड़ा स्थान होता है, फिर भी कई बार ऐसा व्यवहार कर लेते हैं जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती है। अर्थात क्या हुआ वहां पर, क्यों हुआ ऐसा कि वो दिल की सुने, दिमाग की नहीं सुन पाए। हम कई बार ऐसे भी सिचुएशन और परिस्थितियां समाज में देखते हैं जहां पर व्यक्ति को खूब आराम से इमोशनल होना चाहिए या फिर हंसना चाहिए या फिर संवेगों को प्रदर्शित करना चाहिए, लोगों की खुशियों में शामिल होना चाहिए, कुछ त्याग उसको कर देना चाहिए, जहां दिल खोल के व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वहां भी व्यक्ति बड़ा जटिल सा रहता है और अपने आप में बंधा सा रहता है। वहां भी कोई ना कोई टेक्निक और दिमाग को इस्तेमाल करता रहता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता, वो भी बहुत बुरा लगता है कि यार क्या आदमी है। तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस बनाना चाहिए, कहां दिमाग की सुननी है, कहां दिल की सुननी है, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी सिचुएशन है, कैसा माहौल है, कैसा समाज है, किस तरह की चीजें हैं, उसके हिसाब से तय करना चाहिए कि हमें दिल और दिमाग दोनों को किस प्रकार से व्यवहार के साथ शामिल करना है। तो यही बिंदु साथियों, मस्तिष्क और हृदय, ये हो गया हमारा दिमाग और ये हो गया हमारा दिल, दोनों का तालमेल ही उचित व्यवहार में सहयोग सिद्ध करता है। हमें अपने संवेगों को उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित रूप में अभिव्यक्त करना चाहिए। उचित समय, उचित मात्रा और उचित रूप, तीनों चीजें हैं। जहां दुख का संवेग है वहां दुख का, जहां सुख के संवेग की आवश्यकता है वहां सुख का। स्थिति को देखना है, मात्रा को देखना है और प्रदर्शन के तरीके को देखना है। ये अगर समझ है, उचित समय, उचित मात्रा और उचित रूप में अभिव्यक्त करना, अगर ये भी समझ किसी व्यक्ति में है, तो ये सब किसकी वजह से हैं? संवेगात्मक बुद्धि की वजह से हैं। संवेगात्मक बुद्धि के कारण ही व्यक्ति उचित संवेगों का चुनाव करेगा, उनकी मात्रा को डिसाइड करेगा, कितनी मात्रा में प्रदर्शन करना है और किस तरीके से उनकी अभिव्यक्ति करनी है। ये सब साथियों संवेगात्मक बुद्धि का ही हिस्सा है। आगे चलें। भावनाओं तथा संवेगों को राह का रोड़ा नहीं बंधने देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भावनाओं और संवेगों को राह का रोड़ा नहीं बनने देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी काम करने से हमें सफलता मिलनी है या किसी काम को, लक्ष्य को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये गतिविधि होना जरूरी है और उस गतिविधि के बीच में भावना या संवेग आते हैं, तो हमें उसमें बाधा नहीं बनने देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, माँ बाप का बहुत लाडला है, बहुत प्यारा है, उसको बुखार आ गया। अब बुखार आ गया तो क्या करना पड़ेगा? इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और इंजेक्शन जब लगाते हैं तो बहुत दर्द होता है, बॉडी में पूरी सुई डॉक्टर चुबा देता है। तो अब
बहुत लाडला है, बहुत प्यारा बेटा है, उसके अगर थोड़ी सी खरोंच भी कहीं आ जाती है तो मम्मी पापा पूरा घर ऊपर उठा लेते हैं। लेकिन अब जब उसको बुखार आ गया है तो क्या करना चाहिए? क्या डॉक्टर को मना करना चाहिए कि नहीं भाई इंजेक्शन नहीं लगाना, बहुत लाडला है, बहुत प्यारा है, हम तो उसको खरोंच भी नहीं आने देते, तो पूरी सुई इसमें घुसाएगा क्या? क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर अपनी भावनाओं को, संवेगों को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बुखार को ठीक होने के लिए इंजेक्शन की आवश्यकता है, वो जरूरी है। तो आवश्यकता के हिसाब से हमें निर्णय करना होगा कि संवेग, भावनाएं कहीं बीच में बाधा बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यह भी कब होगा साथियों? जब व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि होगी, तब ही वह निर्णय कर पाएगा क्या सही है और क्या गलत है। बालकों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि वे केवल अपनी भावनाओं के बारे में ही ना सोचें तथा अपने संवेगों पर नियंत्रण रख सकें। अपनी भावनाओं के बारे में ही कोई बालक सोचेगा तो फिर वो व्यवहार में खुद के साथ ही सेंट्रलाइज हो जाएगा, अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के बारे में हमेशा सोचता रहेगा, दूसरों की भावनाओं को महसूस ही नहीं करेगा, दूसरों के संवेगों को समझेगा ही नहीं, तो उस बालक को कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना उसके दोस्त बनेंगे, ना उसको कक्षा में स्थान मिलेगा, ना परिवार में वो किसी को अच्छा लगेगा, ना समाज में किसी को अच्छा लगेगा। अगर ऐसा बालक बन गया, कोई व्यक्तित्व किसी बालक का ऐसा बन गया, तो फिर वो गड़बड़ है, जीवन भर उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जीवन भर वह समायोजित नहीं हो पाएगा। दूसरा, एक बालक जो अपने संवेगों के साथ दूसरों के संवेगों को समझता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है, दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है, उनका आदर करता है, जहां मदद की आवश्यकता है वहां मदद करता है, दूसरी बातों को ध्यान से सुनता है, समझता है, तो ऐसा व्यक्ति परिवार में भी अच्छा लगेगा, स्कूल में भी अच्छा लगेगा, समाज में अच्छा लगेगा, उसके बहुत सारे दोस्त होंगे, उसके समूह होंगे, वो हर जगह पसंद किया जाएगा और वह व्यक्तित्व आगे बड़ी असीम ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि वो दूसरों को समझता है, दूसरे की भावनाओं को स्वीकार भी करता है। यह भी कब होगा? जब संवेगात्मक बुद्धि होगी तब। विद्यालय में बालकों को आत्म प्रदर्शन के अवसर दिए जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्म प्रदर्शन का मतलब हो गया कि बालक में जिस तरह की भावनाएं हैं, जिस तरह के संवेग हैं, वो किसी न किसी गतिविधि के माध्यम से उसके व्यवहार में आने चाहिए। अगर इस दौरान हम शिक्षक होने के नाते हमें पता लगता है कि अमुक व्यवहार गलत है, नकारात्मक है, तो हम उसको समझाएंगे, कहेंगे और आगे उसको प्रदर्शित होने से रोक पाएंगे। कोई एक विशेष क्षमता बालक में है जो गतिविधि के द्वारा बाहर आ रही है और हमें पता लगा कि ये बालक में बड़ी जोरदार कैपेसिटी है, एबिलिटी है, तो हम कहेंगे वेरी गुड, शाबाश, आपको ये और करना चाहिए, आप में ये क्षमता है, आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। ये सब हम कब कर पाए? जब हमने उसको आत्म प्रदर्शन के मौके दिए, हमें पता लगा कि क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। अध्यापन को निष्पक्ष एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के द्वारा बालकों के संवेगों को परिष्कृत करना चाहिए। निष्पक्ष का मतलब हम बालक विशेष के साथ अलग अलग व्यवहार ना करें। सहानुभूतिपूर्ण का मतलब हो गया बालक में जो भी संवेग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव हैं, हम उसको प्रदर्शित होने दें, उसको बाहर निकलने दें, उजागर होने दें और फिर बहुत तरीके से समझदारी के साथ बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार करें कि नकारात्मक संवेग धीरे 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 कम हो जाएं या फिर डाइवर्ट हो जाएं या फिर उनका संशोधन हो जाए और सकारात्मक संवेग जो है उनको पोषण मिल जाए। तो यह व्यवहार, यह कला हम गतिविधियों के माध्यम से, हमारे स्वयं के व्यवहार के माध्यम से या जो भी टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं हम स्कूल में करें, लेकिन बालकों के व्यवहार को हम संशोधन करें, उनके साथ इस तरह के व्यवहार को बनाएं जिससे उनके संवेगों का परिष्कृत किया जा सके और अच्छे संवेगों को पोषण दिया जा सके। संवेगात्मक प्रशिक्षण के लिए मार्गांतीकरण शोधन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों, मार्गांतीकरण का मतलब होता है, शोधन का मतलब होता है किसी भी नकारात्मक संवेग को या ऐसे व्यवहार को जो समाज में स्वीकार्य नहीं होता है, उसको समाज में स्वीकार्य गतिविधि में या व्यवहार में बदल देना ही कहलाता है मार्गांतीकरण या शोधन। जैसे एक बालक को बहुत तेज क्रोध आता है, क्रोध किसी को पसंद नहीं है, बुरा है, लेकिन उसमें है ये प्रवृत्ति, उसमें है ये संवेग, उसमें है ये मूल प्रवृत्ति। अब हम क्या करें? उस क्रोधी बालक को किसी ऐसी गतिविधि में शामिल कर दें जहां क्रोध की आवश्यकता है, जहां क्रोध होना चाहिए। जैसे कबड्डी का खेल है, कबड्डी के खेल में, बॉक्सिंग के खेल में, कोई विध्वंसात्मक खेल जहां होता है, जहां क्रोध आने से वो और ज्यादा जोश में आता है और उसकी क्षमताएं बाहर निकल कर आती हैं, उसके खेल में वो शामिल होती हैं, तो वहां पर वो चीज कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से उसका सहयोग कर रही है। इस तरह की
टेक्निक को कहा जाता है, तकनीक को कहा जाता है मार्गांतीकरण या शोधन। तो जब बालक में नकारात्मक संवेग हो उनको मार्गांतीकरण के द्वारा, शोधन के द्वारा सकारात्मक संवेगों में, सकारात्मक व्यवहार में बदल देना चाहिए। यह है संवेगों का सही तरीके से मार्गांतीकरण या शोधन कर देना। उसके अलावा साथियों, असामाजिक संवेग व्यवहारों के प्रति संयम की अभिवृत्ति जागृत करने का प्रशिक्षण देना। असामाजिक संवेग व्यवहार का मतलब क्या हो गया? ऐसे संवेग जो उस परिस्थिति में उपयुक्त नहीं है। तो हम बच्चों को समझाएं कि सभी तरह के विचार हमारे अंदर आएंगे, सभी तरह के संवेग हमारे अंदर बनेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कौन सा संवेग किस परिस्थिति में उचित है और कौन सा अनुचित है। तो असामाजिक संवेग व्यवहारों के प्रति संयम मतलब हमें कंट्रोल करना है कि अभिवृत्ति जागृत करने का प्रश्न बच्चों में देना चाहिए। जहां क्रोध नहीं करना है वहां क्रोध नहीं करें, अगर हमें क्रोध बन रहा है तो उसको संयम करें, कंट्रोल करें। क्रोध पर नियंत्रण हेतु आत्मनियंत्रण का अभ्यास व प्रशिक्षण करवाएं। जैसे क्रोध बड़ा व्यवहार में बुरा माना जाता है, ये नकारात्मकता की ओर ले जाता है, विध्वंसों की ओर ले जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति को क्रोध आ गया, बन गया, उसमें युत्सा मूल प्रवृत्ति की मात्रा ज्यादा है, तो हम बनने से तो नहीं रोक सकते ना, बनेगा तो सही। अब कोई टेक्निक उसको सिखाएं जिससे क्रोध बनने के दौरान वो उसको कम कर सके या उससे डाइवर्ट हो जाए। क्या? जैसे हम कह सकते हैं कि साहब जब बहुत तेज गुस्सा आपको आ रहा हो, बहुत क्रोध आपको आ रहा हो, तो उल्टी गिनती शुरू कर दो। आप बोलो 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93। जब रिवर्स काउंटिंग शुरू कर देगा व्यक्ति तो उसका पूरा का पूरा ध्यान कहां चला जाएगा? रिवर्स काउंटिंग में चला जाएगा, उल्टी गिनती में चला जाएगा। बस ऐसा होते ही क्या होगा? तुरंत संवेग जो है वो मस्तिष्क की, उसके साथ उसका कनेक्शन कम हो जाएगा। जो ही मूल प्रवृत्ति का मस्तिष्क के साथ में कनेक्शन टूटने लगा, ब्रेक होने लगा, अवधान वहां से डिस्कनेक्ट होने लगा, बस उसका प्रभाव कम हो जाएगा और धीरे धीरे गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। ऐसा कोई भी तरीका हो सकता है जिससे बच्चों का क्रोध जो है वो नियंत्रण हो। इस तरह की चीजों का हम उनको अभ्यास कराएं, प्रशिक्षण कराएं और अध्यापक को मॉडल के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम बालकों को कह के ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जैसा चाहते हैं बालकों को वैसा व्यवहार हम कर दें तो बालक ऑटोमेटिकली अनुकरण करते हैं, देखकर सीखते हैं। बिना हमारे एक शब्द कहे जैसे हम हैं वैसे बनने का प्रयास करेंगे और वैसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। तो अगर हमें संवेगात्मक रूप से बैलेंस चाहिए बच्चों में, उनकी संवेगात्मक बुद्धि को मजबूत करना है, तो कहीं ना कहीं हमें हमारी संवेगात्मक बुद्धि को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें हमारे संवेगों को समझकर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो हम मॉडल के रूप में रहेंगे साथियों, तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली ही उन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और अपने व्यक्तित्व का हिस्सा उनको बना लेंगे। तो साथियों, ये डिस्कशन हुआ हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर, संवेगात्मक बुद्धि को लेकर। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि को मापने के लिए परीक्षण तैयार किए हैं। इस तरह के टेस्ट बनाए हैं जिनसे संवेगात्मक बुद्धि को मापा जा सकता है। जैसे हमने पीछे बुद्धि जब समझा था तब हमने बुद्धि का एक सूत्र दिया था कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इस सूत्र में हम वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो IQ निकल जाएगा। ऐसे ही विभिन्न तरीके हैं जिससे बुद्धि लब्धि या बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि को मापा जाता है। देखिए कौन कौन से साथियों। एक है मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, MEIS इसको कहा जाता है। दूसरा है मेयर सेलोवे एंड कारूसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, शॉर्ट में कहते हैं इसको MSCEIT। तीसरा है साथियों बार ऑन इमोशनल क्वोशिएंट इन्वेंटरी, EQI। और चौथा है परिस्थितिजनक बहुविकल्पीय परीक्षण। ये कुछ ऐसे मापन हैं, मेजरमेंट टेस्ट हैं जिससे हम इमोशनल बुद्धि को माप सकते हैं, EQ का मेजरमेंट कर सकते हैं साथियों। अब हम इमोशनल बुद्धि के साथ लास्ट में EQ और IQ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक बाइंड अप करेंगे। EQ हमने पहले समझा, IQ हमने पहले समझा। बुद्धि का एक स्केल है जिससे बुद्धि की मात्रा को, बुद्धि के प्रभाव को हम जानते हैं। ऐसे EQ इमोशनल क्वोशिएंट संवेगात्मक बुद्धि का एक मापक है जिससे हम इस बुद्धि की मात्रा को और प्रभाव को समझते हैं। अब दोनों में से ज्यादा रोल किसका है व्यक्ति की सफलता में, व्यक्ति के जीवन में, EQ का या फिर IQ का? तो तुलनात्मक थोड़ा समझते हैं साथियों। एक डायग्राम यहाँ, एक पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
हमने पीछे जो व्यक्तित्व पढ़ा था, तब व्यक्तित्व की तुलना सिगमंड फ्राइड ने एक आइसबर्ग के साथ में की थी, जहां बर्फ के टुकड़े को पानी में डाला तो उसका 90% भाग पानी में गया, 10% भाग बाहर रहा। अंदर वाले को हमने वहां अचेतन कहा था, बाहर वाले को हमने वहां पर चेतन कहा था। फ्राइड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था आइसबर्ग का। उसको यहां एक बार अप्लाई करके देखते हैं। अगर पानी के नीचे वाले हिस्से को हम EQ कहें, इसको हम EQ कहें, तो पानी के बाहर वाला मात्र थोड़ा सा हिस्सा ही क्या है, IQ है साथियों। अगर यह संपूर्ण व्यक्ति का व्यक्तित्व है तो इस व्यक्तित्व में IQ की वैल्यू बहुत थोड़ी सी है और EQ की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट हुआ संपूर्ण व्यक्तित्व का, हमारे जीवन का, हमारे व्यवहार का, हमारी संपूर्ण बुद्धि का। हमारी बुद्धि में ज्यादा रोल किसका है, EQ का है, ना कि IQ का। मतलब बुद्धि की मात्रा जो है, बुद्धि की जो क्षमता है, जो केवल प्रतिभात्मक क्षमता के रूप में होती है, कार्यों में प्रदर्शित होती है, अचीवमेंट के साथ इसका संबंध होता है, आंकड़ों तथ्यों के साथ, उपलब्धियों के साथ, स्मृति के साथ इसका संबंध होता है, बौद्धिक कार्यों के साथ इसका संबंध होता है, उसकी वैल्यू बहुत थोड़ी है। उसकी तुलना में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भावनाओं को समझना, संवेगों को समझना, संवेगात्मक व्यवहार में कुशलताएं हासिल करना, संवेगात्मक व्यवहार में उपलब्धियां हासिल करना, लोगों के भावों को, इमोशन को, विचारों को पहचानना, जानना, समझना। सीधी बात यूं कहें, लोगों के दिल में उतर जाने की क्षमता को कहा जाता है EQ, इंटेलिजेंस कोशिएंट या संवेगात्मक बुद्धि। तो साथियों, यह सफल जीवन के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है, महत्वपूर्ण होता है। एक और पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर 3 तरह की कोशिएंट की बात हो रही है। इंटेलिजेंस कोशिएंट, जिसको आप जानते ही हैं, मैंने डिस्कशन किया, ये व्यक्ति के लेफ्ट ब्रेन में होती हैं। ये दाएं मस्तिष्क में बुद्धि का भाग माना जाता है। इसके साथ हम EQ की बात करें तो यह व्यक्ति के दाएं मस्तिष्क में पाया जाता है। हमारे दाएं मस्तिष्क में संवेगात्मक बुद्धि होती है और बाएं मस्तिष्क में बुद्धि होती है। और एक तीसरा कंटेंट यहां पर है SQ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कोशिएंट। धार्मिक जिसको कहते हैं, धर्म से मतलब हमारा कोई हिंदू मुस्लिम ईसाई से नहीं है। धर्म का मतलब यहां पर है हम जिस नजरिए से किसी सुपर नेचुरल पावर को, गॉड को मानते हैं, गॉड के द्वारा जो मानवता के लिए जो चीजें हैं उनको मानते हैं, उस बुद्धि को कहा है यहां पर SQ। तो जो हमारा ब्रेन है उसके लेफ्ट में तो हमारी बुद्धि होती है और इसके राइट में, दाएं भाग में हमारी संवेगात्मक बुद्धि होती है। और दोनों के बाहर एक रेडियस के रूप में, एक परिधीय रूप में जो काम करती हैं वो होती है हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो दोनों से बनती है, EQ और IQ दोनों से बनती हैं। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंस है सारी चीजों की हमारे व्यवहार में, हमारे व्यक्तित्व में और हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों में। तो हमने आज के टॉपिक में क्या जाना कि संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, किसने दिया, कौन कौन से तत्व इसमें शामिल हैं, कौन कौन से इसके परीक्षण हैं और वास्तविक जीवन में इसकी वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है साथियों। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, जहां हम शुरू करेंगे नए यूनिट को, यूनिट 4 को साथियों। यूनिट 3 हमारा यही बाइंड अप होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।